नमस्कार नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों होप पायोनियर स्नेहांचल समूह नागपुर का आभारी हूँ, जिन्होंने वक्त पे मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। हमारे कोलकाता वाले मुकेश भाई शायद किसी काम में फंसे हैं, आ नहीं पा रहे हैं। मैं ये भगवान की ही कृपा इच्छा समझता हूँ। और जो टॉपिक रखा है दोस्तों, ड्रिंकिंग इज नॉट माय प्रॉब्लम, थिंकिंग इज माय प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, 100% इस बात से मैं सहमत हूँ कि सिर्फ ड्रिंकिंग मेरा प्रॉब्लम नहीं है। असल में मेरी जो थिंकिंग है, मेरी जो सोच है, मेरी जो मेंटालिटी है, वही दोस्तों मेरी असली प्रॉब्लम है। दोस्तों, शराबीपन क्या होता है ये मैंने अपने घर में ही अनुभव कर चुका था। मेरे पिताजी भी शराबी थे। एक छोटा परिवार, बिल्कुल छोटा परिवार, मैं अकेला माँ बाप को, ना बहन ना भाई, घर में सिर्फ दादाजी थे, माँ, पिताजी और मैं। तो इतना छोटा परिवार होने के बावजूद सिर्फ शराब की वजह से दोस्तों बहुत ही खराब हालत थी। पिताजी की शराब पीने से ही नौकरी चली गई थी, वो बार बार बीमार रहा करते थे। कहीं तो भी माँ को घर संभालना पड़ा। तो बचपन से ही दोस्तों मैंने शराबीपन की मार झेली थी। और ऐसे में भी दोस्तों कहीं तो भी मेरी पढ़ाई जैसे तैसे चल रही थी, मेरा अच्छा सोशल इन्वॉल्वमेंट था, अच्छी लाइन में मैं था, अच्छे लोगों के संपर्क में मैं था। मगर दोस्तों जैसे ही मैं कॉलेज में गया, मेरी जिंदगी में शराब आई। बिल्कुल परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि मैं शराब को छू सकूं, मगर उसके बावजूद भी दोस्तों मैंने शराब को क्यों पिया, वो सारी चीजें जब मैं याद करता हूँ तो आज का जो टॉपिक है कि ड्रिंकिंग मेरा प्रॉब्लम नहीं है, थिंकिंग मेरी प्रॉब्लम थी, आज मैं उसको स्वीकार करता हूँ कि जिस व्यक्ति ने अपने घर में ही शराबीपन की वजह से परेशानियां झेली हो, घर में बाहर में भी लोगों को मरते हुए बर्बाद होते हुए देखा हो, जो पढ़ा लिखा हो, चार अच्छे लोगों में उसका मान सम्मान हो, लोग तारीफ करते हो, तो वो आदमी शराब की तरफ में क्यों जाएगा। ये ए में आने के बाद में दोस्तों जब मैं अपने आप को जानने की कोशिश किया, चौथे कदम में जब हम लोग अपनी मोरल इन्वेंट्री लेते, पांचवें कदम में किसी अन्य व्यक्ति के साथ, मैंने तो अपने स्पॉन्सर से ही सब कुछ शेयर किया, तो वहां मुझे ये सारी चीजें पता चली कि मेरी जो पर्सनैलिटी थी, मेरी जो सोच थी, वही दोस्तों मेरी बर्बादी का कारण थी। जैसा कि मैंने बताया कि घर में ही मैंने बर्बादियां देखी थी, बाहर में भी लोगों को मरते हुए देखा था, फिर उसके बावजूद मैं शराब की तरफ में क्यों गया। तो कहीं तो भी दोस्तों, ये बीच बीच में जो आवाज आ रहे हैं ना, थोड़ा चेक कीजिए होस्ट, माइक ऑफ कीजिए इनका। तो कहीं तो भी दोस्तों मेरे अंदर में एक आई एम डिफरेंट वाली फीलिंग रहती थी कि मैं कुछ तो भी अलग हूँ, बाकी लोगों से विशेष हूँ। बचपन से ही मैंने तारीफें सुनी थी कि देखो अच्छे नंबर से पास होता है, घर में परिस्थितियां खराब है, उसके बावजूद बहुत सारे मेरे में खूबियां थी, तो जिसकी वजह से लोग बचपन से ही मेरी काफी तारीफें करते थे।
जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो पढ़ाई के साथ साथ मैं बहुत सारी एक्टिविटीज में रहता था। गाना अच्छा गाता था, कविताएं शायरी करना मैंने शुरू किया था, सामाजिक प्रोग्राम में मेरा इन्वॉल्वमेंट रहता था। तो हर जगह मैंने तारीफें सुनी थी। और मुझे लगता है कि ये जो बचपन से ही जो मैं तारीफें सुन सुन के लोगों की जो बड़ा हुआ, उसी की वजह से मेरे अंदर में कब एक आई एम डिफरेंट, मैं कहीं तो भी बाकी लोगों से अलग हूँ, कुछ विशेष हूँ, ये भावना मेरे अंदर में पैदा हो गई, पता भी नहीं चला। और इसीलिए जब शराब सामने में आई, आज भी याद है कि 4 लोगों ने मिलके, हम पहली बार एक नीप में हमने 4 दोस्तों ने मिलके शराब पी थी, मगर मैं तो बिल्कुल पीने की स्थिति में ही नहीं था, मगर उसके बावजूद मैंने शराब क्यों पी? तो एक कारण मुझे लगता है कि मेरे मन में ये विचार थे कि पिएंगे तो कुछ होगा नहीं, अगर पी के देख ले भी तो क्या होता है। और दूसरा दोस्तों कि मैं बाकी लोगों से कुछ तो भी अलग हूँ, तो जो चीजें बाकी लोगों के साथ में हुई, जो बर्बादियां मैंने औरों की जिंदगी में देखा, वो अपने साथ में नहीं होंगी। एक और बात मुझे याद आती है कि मैंने जो पहली बार शराब पी थी, तो वो मैंने अपने मजे के लिए पिया था, मैं आनंद लेना चाहता था। जैसा मैंने बाकी दुनिया को दारू का आनंद लेते हुए देखा था, दारू से मैंने सिर्फ बर्बादियां ही नहीं देखी थी, मैंने दारू से लोगों को मजा लेते हुए, एंजॉयमेंट करते हुए भी देखा था। तो वो भी मेरे मन में कहीं तो भी बैठी थी कि यार दारू का मतलब है एंजॉयमेंट। तो मुझे ऐसा लगा था कि दारू पी के भी अपन एंजॉयमेंट कर सकते हैं, और कहीं तो भी वो एंजॉयमेंट के लिए ही दोस्तों मैं वो शराब को मैंने छुआ था। मेरे दारू पीने से मेरे घर के हालात ठीक नहीं होने वाले थे, मेरे दारू पीने से मेरे घर के लोगों को कोई मजा नहीं आने वाला था। तो दारू मैंने अपने लिए पी थी, अपने मजे के लिए, अपने आनंद के लिए। जो एक ही बिग बुक में लिखा है 5वें चैप्टर में कि हमारा जो स्वार्थीपन है और हमारी जो आत्म केंद्रितता है, सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस, यही हमारी बर्बादी की जड़ है। तो आज का जो टॉपिक रखा है वो बिल्कुल इससे जुड़ता है कि सबसे पहली बात कि मेरे घमंड ने मुझे दारू की तरफ ले गया। मेरे घमंड की वजह से मैंने शराब पी कि जो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बाकी लोगों से अलग हूँ, दारू और लोगों की जिंदगी में बर्बादियां लाने वाली होंगी, लेकिन अपने साथ में ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरा कि मेरी स्वार्थी सोच, अपने बारे में सोच रहा था, मैं अपने मजे के बारे में सोच रहा था। जब मैंने शराब पी तो मुझे यह ख्याल नहीं आया कि मैं तो शराब की वजह से बर्बादियां झेल चुका हूँ और मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, कम से कम मैंने इस चीज को चुना नहीं चाहिए। खैर दोस्तों, यही मेरी स्वार्थी सोच और ये जो मेरा घमंड था कि मैं बाकी लोगों से अलग हूँ, वो मुझे दारू के करीब लेके आया। अब उसके बाद में दारू रोज पीने की तो मेरी हैसियत थी नहीं, तो कभी कभार जैसा किसी ने पिला दिया तो पी लिए, ऐसी मेरी उस वक्त हालत थी। और बोलने में कोई ताजुब, ये कोई दो राय नहीं होगी कि भाई मैंने फुकट की ही पीते पीते मुझे शराब की आदत लगी। जहाँ मैं रहता था वहाँ आसपास में सभी ज्यादातर लोग पीने खाने वाले ही थे, तो जब उन्होंने देखा कि ये भी पीने में रुचि ले रहा है, तो वो लोग खुद ही मुझे बुला के शराब पिलाया करते थे और मुझे अच्छा लगता था। तो पहले मैं कभी कभार ही पीता था, किसी ने पिला दी तो ही पीता था, किसी न किसी के साथ में ही पीता था।
और छुप के पीता था। मगर ऐसा ही करते करते दोस्तों मैं कैसे शराब का आदी बन गया। एक आध बार फिर शराब नहीं मिली तो अजीब ही लगता था मुझे, खाना कैसा होगा, रात को नींद कैसी आएगी। और यही सोच दोस्तों फिर मुझे अकेले भी शराब पीने के लिए मजबूर करने लगी। क्योंकि जब किसी दिन शराब नहीं मिलती थी उस वक्त मैं शाम को ही शराब पीता था। तो जब किसी दिन शराब नहीं मिलती थी तो बिल्कुल रात की नींद खराब होती थी, खाना ठीक नहीं लगता था, कुछ तो भी अजीब ऐसा खालीपन महसूस होता था। और वो दूर करने के लिए दोस्तों कब मैंने अकेले भी शराब पीना शुरू किया पता भी नहीं चला। तो धीरे धीरे दोस्तों मेरी शराब बढ़ते चली गई। कब मैं शराब का आदी बन गया मुझे भी पता नहीं चला। लोग समझा रहे थे लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं। मेरे दोस्तों ने, पड़ोसियों ने, घर के लोगों ने जब देखा कि शराब बढ़ रही है तो वो मुझे समझाते थे कि यार तू पढ़ा लिखा आदमी है, तेरे घर में पहले ही परिस्थितियां शराब की वजह से खराब है, तो तूने तो ये शौक नहीं करना चाहिए। तो मैं उनको बोलता था अरे ऐसा नहीं है, दारू का उससे कोई संबंध नहीं है, और अपन क्या बाकी के लोगों के जैसे थोड़ी है। अपन तो उधार नहीं पीते, अपन गाली गलौज नहीं करते, अपन झगड़े फसाद नहीं करते, अपने पीने से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। और एक नया घमंड पैदा हो रहा था कि देखो मैं इतनी पीता हूँ, हिलता भी नहीं हूँ, और ये बाकी के लोग देखो थोड़ो सी पीते हैं और बहुत ज्यादा तमाशा दिखाते। अब ये मेरी मेंटेलिटी का प्रॉब्लम नहीं था तो और किसका प्रॉब्लम था, जो अपनी वास्तविकता को नजरअंदाज कर रहा था कि मैं एक पढ़ाई लिखाई करने वाला इंसान, 4 अच्छे लोगों में मेरा मान सम्मान है, 4 लोग मेरी इज्जत करते हैं, अच्छा सोशली एक्टिव लड़का है करके बहुत लोगों की अपेक्षाएं मेरे पे है, खास तौर पे मेरे घर की। कहीं तो भी जो माँ घर संभाल रही है, मेरी पढ़ाई का खर्चा कर रही है, तो उसको कुछ तो भी उम्मीद होगी कि भाई चलो पति अपना शराबी निकला है तो लड़का अपनी नैया पार करेगा। तो घर में जिम्मेदारियां थी, बाहर में लोग मेरे कहीं तो भी मेरे से अपेक्षाएं कर रहे थे। लेकिन दोस्तों मैं अपनी मानसिकता में मस्त था कि तो दोस्तों कहीं तो भी मैं अपने ही मगरूरी में मस्त था। मुझे लगता था कि लोग बेवजह मुझे बदनाम कर रहे, मेरे शराबीपन का चर्चा कर रहे, मजाक उड़ा रहे, और मेरे मन में दोस्तों उनके प्रति भी थोड़ी सी खुन्नस पैदा हो रही थी। घर के लोगों के प्रति, दोस्तों के प्रति, परिवार के प्रति, पास पड़ोस के लोगों के प्रति, मेरे पिताजी के प्रति जो खुन्नस थी वो और ज्यादा उफान पे आ गई। जो एक जमाने में पिताजी से डरने वाला, मैं जब शराब मेरी जिंदगी में हावी होते चली गई तो धीरे धीरे दोस्तों मेरा हौसला इतना बढ़ा कि फिर मैं पिताजी के साथ में मुजोरी करने लगा, उनकी सारी हिस्ट्री निकालने लगा, उनको अपमानित करना, तू मैं, गाली गलौज, ये सारी चीजें दोस्तों कहीं तो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उसके पीछे का कारण आज मुझे समझ में आता है कि वो मेरा एक रिजेंटमेंट था, पिताजी के प्रति गुस्सा, खुन्नस। और ये जो गुस्सा और खुन्नस जो पिताजी के प्रति था, एक बार तो इतना खतरनाक हो गया कि ऐसी तू मैं में मैंने उन पर हाथ उठा दिया था। धीरे धीरे ये लिस्ट बढ़ते ही चली गई। माँ का कोई दोष नहीं, उस पे भी गुस्सा, खुन्नस, पड़ोसियों पे, दोस्तों पे, रिश्तेदारों पे, ये मेरी बदनामी करते हैं, ये मेरे बारे में चर्चाएं करते हैं। तो ये जो मैं लोगों से, चाहे वो घर के लोग हो या बाहर के लोग हो, जो खुन्नस मैं पाल रहा था, गुस्सा जो पाल रहा था, तो ये आखिर मुझे ले कहा जा रहा था।
ये भी मुझे शराब के अड्डे पे ही लेके जा रहा था। और एक जो मैं आज आइडेंटिफाई करता हूँ कि मेरे अंदर की जो सेक्स की भावना थी, वो सेक्स की भावना भी दोस्तों कहीं तो भी शराब को बढ़ाने में मदद कर रही थी। मैं कहीं तो भी अनमैरिड था और यंग था, तो जिसकी वजह से जो हर एक नौजवान व्यक्ति में कुछ भावनाएं होती है और उन भावनाओं की अगर पूर्ति नहीं हुई तो ज्यादातर लोग हम देखते हैं कि नौजवानों में जो शराब के तरफ जाने का जो आकर्षण पैदा होता है या जो चीजें हम हासिल नहीं कर पाते उसका जो फ्रस्ट्रेशन होता है, उसको पूरा करने के लिए फिर हम लोग शराब की तरफ ही जाते। तो वो चीज भी आज मैं महसूस करता हूँ कि मेरी जिंदगी में जो सेक्स की भावना थी, एक लव अफेयर में मुझे असफलता मिली थी, तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो दोस्तों की सारी चीजों ने मिलकर मेरी जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन पैदा किया था। और उसकी वजह से दोस्तों मेरी जो शराब थी वो दिन ब दिन बढ़ते ही चली गई। कंप्लीट मैं अपने चरित्र के दोषों का पुतला बन गया था। घमंड कूट के भरा था जो मुझे अपनी वास्तविकता स्वीकार करने नहीं दे रहा था कि शराब बढ़ते जा रही है, मेरी बर्बादियां भी हो रही है और बदनामी भी हो रही है। एक जमाने में जो सबके साथ मिलजुल के रहने वाला इंसान, चार लोगों की नजरों में बने रहने वाला इंसान, धीरे धीरे मैं सोशल बॉयकॉट पे आ रहा था। लोग मेरे से दूर होते जा रहे थे, लेकिन मेरा घमंड मुझे इस बात को स्वीकार करने नहीं दे रहा था। जो एक घमंड था कि अपन इतनी पी लेते बॉस, कभी हिलते तक नहीं, तो मैं भी गिरने पड़ने लग गया था। कई बार मैं चेहरे के मुंह के बल पे गिरा और मुझे रुमाल बांध के रहना पड़ता था। उधारी नहीं करता तो हर जगह उधारियां, झूठ बोलना शुरू, टोपी पहनाना, बेईमानियां करना शुरू, चोरी हेरा फेरी करना शुरू। लेकिन मैं मानने को ही तैयार नहीं, स्वीकार करने को ही तैयार नहीं। खुन्नस से भरा हुआ, पूरा अंदर से गुस्से और खुन्नस से, चाहे वो पिताजी हो, माँ हो, पड़ोसी हो, दोस्त, रिश्तेदार। और जब सेक्स की बात आती है, काम वासना की बात आती है, वहां अगर मुझे पूर्ति नहीं हो पा रही है तो उस भावनाओं को दबाने के लिए भी मेरे अंदर में, मेरे पास में एक ही साधन था और वो थी शराब। जेलेसी की भावना कि जो लोग मेरे साथ में रहने वाले, पढ़ने वाले, वो आगे निकलते जा रहे, उनकी शादियां हो गई, उनका काम धंधा अच्छा हो गया, वो सेटल हो गए, और मैं कहीं का नहीं रहा। मेरी उम्र बढ़ रही, शादी नहीं हो रही, काम धंधा ठीक नहीं है, तो लोगों से जलन, जो भी मेरे बराबरी के लोग थे जो आगे बढ़ रहे थे। तो ये सारी चीजें कहीं तो भी दोस्तों मुझे दारू की तरफ में ही लेके जा रही थी। 24 आवर्स का शराबी मैं बन गया था। आखिरी के 5-6 साल तो ऐसे थे दोस्तों कि मैं नैसर्गिक नींद सोया ही नहीं, बस नशा फटती थी और मैं उठता था। आखिर उसका नतीजा भी मिला। 2003 में मैं बीमार गिरा, टीबी हो गई, एक पांव से थोड़ा हल्का सा लंगड़ापन जैसा आया और मैं पूरा हड्डियों का ढांचा बन गया था। 6 महीने मैं बेड रिडन रहा, 6 महीना बेड पे, और जो भी देखते थे वो बोलते थे ये ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। लेकिन भगवान की कृपा से दोस्तों मैं बच गया और बाद के 6 महीने मुझे बैसाखियां लगी। मगर दोस्तों मानसिकता देखिए कि मरते मरते बचने के बाद में भी 11 महीने के बाद में जब शराब सामने में आई, फिर मेरा अहंकार जागा और फिर दोस्तों नाना बोलते बोलते मैंने शराब पी लिया। और वही नए बहाने, वो फलाना ब्रांड पीते थे तो वो अब बदल देंगे, कभी कभार पिएंगे, पहले जैसी नहीं पिएंगे,
लेकिन मेरा जो अहंकार था वो मुझे अपनी वास्तविकता स्वीकार ही नहीं करने दे रहा था कि मैं एक ऐसा शराबी बन चुका हूँ कि मैं शराब पीने की लायकी खो चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने समझाया नहीं, सबने मुझे समझाया, हर कोई बोलता था। इवन जो दारू बेचने वाले लोग थे वो भी मुझे समझाते थे, यार ये कोई पीना है क्या, बोले पियो यार, बोले लेकिन थोड़ा सा ढंग से पियो, और भी लोग पीते हैं। तो शराब बेचने वालों ने भी दोस्तों मुझे समझाया, लेकिन मैं अपने अहंकार में ऐसे जी रहा था कि मैं अपनी वास्तविकता को ही कबूल नहीं कर रहा था। वो जो बोलते हैं ना दोस्तों कि इतना कूट कूट के घमंड भरा रहता है हमारे अंदर, एक शराबी के अंदर में, कि उसके पांव कब्र में लटके रहते, अब मरता है तब मरता, लेकिन मानने को तैयार नहीं रहता। तो वही मेरा हाल था दोस्तों। आखिरकार जब मैं शराब बंद करने के लिए तैयार हुआ, तब तक इतनी देर हो चुकी थी कि शराब ना बंद करना मेरे हाथ में बचा था, ना शराब को कम करना मेरे हाथ में बचा था। आखिर के ये जो 5 साल थे वो कभी शराब छोड़ने के चक्कर में और कभी शराब कंट्रोल में पीने के चक्कर में ही चले गए। लेकिन ना तो मैं शराब को बंद कर पा रहा था, ना उसको कंट्रोल ड्रिंकिंग कर पा रहा था। और फिर एक बार दोस्तों मेरे हाल अब मरता और तब मरता इस किस्सा वाले हो गए थे। बड़ी ही बुरे हाल थे, जिंदगी का हर फ्रंट खराब। 2003 की बीमारी के बाद में जब मैं फिर दोबारा दारू पिया तो जो बची खुची बर्बादी थी वो भी पूरी हो गई। अच्छी खासी उम्र, शादी होने के कोई चांस नहीं। एक अच्छे व्यवसाय में मैं पढ़ लिख के गया, वो व्यवसाय पूरी तरीके से खराब। दारू की बोतल लेके ही उस व्यवसाय में मैं गया था। एक जमाने में जो अच्छा नाम मैंने कमाया था अपना, वो सारा नाम खराब हो गया था और सोशल बॉयकॉट झेल रहा था, सामाजिक बहिष्कार। दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, एरिया के लोग, सबने दोस्तों मुझे बिल्कुल अलग थलग कर दिया था। मैं और मेरी शराब दोनों ही बचे थे, और घर सिर्फ एक सराय बची थी कि जिसमें अपने को रात को सोने जाना है और खाना हो तो खाना है। और एक बेवड़ा कितना खाना खाता है आपको भी मालूम है। आखिरी के विड्रॉल्स ऐसे थे कि हाथ पांव टेढ़े हो जाना, चक्कर आके गिरना, ऐसी मेरी परिस्थितियां थी। और ऐसे में ही दोस्तों ईश्वर की फिर एक बार कृपा हुई, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिला। और जब इस मीटिंग में मैं आया तो दोस्तों मुझे पता चला कि मैं एक ऐसी बीमारी से ग्रसित हूं, अल्कोहलिज्म नाम की, कि जो सिर्फ मेरे शरीर को ही नहीं लगी है, बल्कि ये मेरी मन को, मेरी आत्मा और मेरी भावनाओं को भी लगी है। आत्मा का मतलब दोस्तों मेरे व्यक्तिमत्व को लगी, मेरी पर्सनैलिटी को लगी हुई। यही है वो सोच और मेरी मानसिकता। तो आज जब मैं याद करता हूं दोस्तों, तो जो बिग बुक चैप्टर 5 में भी लिखा है कि शराब तो सिर्फ एक सिम्टम है, एक लक्षण है सिर्फ मेरी बर्बादी का, मेरी बीमारी का। लेकिन जो असल जड़ है वो है दोस्तों मेरी सोच, मेरी पर्सनैलिटी। और जब तक हम लोग अपनी सोच पे काम नहीं करते, अपनी थिंकिंग पे काम नहीं करते, अपनी पर्सनैलिटी में बदलाव नहीं लाते, तब तक दोस्तों हम हमेशा इस बीमारी के खतरे में लगातार बने रहते। अल्कोहल इज नॉट अल्कोहलिज्म, मद्य यानी मद्यपाश नवे। शराब से जब हम दूर हो रहे हैं तो ये तो एक सिर्फ शुरुआत है। लेकिन अगर मुझे लॉन्ग टर्म सोब्राइटी चाहिए, मैं फिर दोबारा शराब की तरफ नहीं जाना चाहता और एक ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूं कि जो बिल्कुल खुश मिजाज जिंदगी हो, हैप्पी जॉयस फ्री लाइफ जिसको बोलते हैं, एक स्वतंत्र जिंदगी सभी प्रकार के नकारात्मक विचारों से, एक जॉयफुल जिंदगी जिसमें खुशियां है, आनंद है।
तो दोस्तों मुझे अपनी मेंटेलिटी पे काम करना ही पड़ता है। ए में आने के पहले भी मैंने शराब बंद की थी, कई बार मेरी शराब बंद हुई, कभी 2 दिन के लिए, कभी 7 दिन के लिए, कभी 15 दिन, कभी 1 महीना। और जब मैं बीमार गिरा था 2003 में, तब 11 महीने दारू नहीं पिया था। लेकिन उसके बावजूद मेरी जिंदगी में फिर दोबारा शराब आ ही जाती थी। आज ए में आने के बाद में भी हम लोग देखते हैं दोस्तों कि बहुत सारे लोग अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में भी कई दिन, कई महीने, कई सालों के बाद में भी शराब पी लेते हैं। तो जिसका साफ मतलब है दोस्तों कि सिर्फ ड्रिंकिंग हमारा प्रॉब्लम नहीं था। ड्रिंकिंग तो हमारा प्रॉब्लम था ही, लेकिन सिर्फ ड्रिंकिंग हमारा प्रॉब्लम नहीं था, हमारा प्रॉब्लम हमारी थिंकिंग भी थी। हमारा जो विचार करने का जो तरीका था, जो हमारी सोच, हमारी मानसिकता थी, वो भी दोस्तों हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। और एक सोबर व्यक्ति के लिए जो आज दारू से दूर है, सबसे बड़ी चुनौती उसकी यही है कि आज उसकी थिंकिंग कैसी है, उसकी आज सोच कैसी है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम बोलता है दोस्तों कि ये एक आध्यात्मिक बीमारी है, स्पिरिचुअल मैलेडी। और जब हम अपनी आध्यात्मिक बीमारी पे काम करते हैं, तभी हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना शुरू होता है। मेरे जैसा शराबी अगर भौतिक तरक्की भी चाहता है, क्योंकि हम सभी लोग टूट फूट के आते हैं, सभी आर्थिक स्थिति से परेशान होकर आते हैं, लेकिन ए में आने के बाद में अगर मैंने भौतिक तरक्की को, आर्थिक संपन्नता को ही सब कुछ मान के काम किया, तो भी मेरी सोब्राइटी खतरे में रहने वाली है। तो जब तक मैं अपनी प्रोफाउंड चेंज इन पर्सनैलिटी, यानी अपने पुराने तौर तरीके, अपने पुराने विचारों को बदलने की कोशिश नहीं करूंगा, तो देर सवेर मैं कभी भी फिर शराब की तरफ में जा सकता हूं। और इसीलिए दोस्तों पहले कदम पे जब हम 100% सरेंडर करते हैं तो हमारी शराब रुक जाती है। लेकिन मेरी जो थिंकिंग प्रोसेस है, मेरा जो सोचने का तरीका है, वो बदलाव जब मैं कदम नंबर 2 से लेके कदम नंबर 9 तक जब प्रैक्टिस करता हूं, तब जाके दोस्तों मेरी सोचने में, मेरी जो विचार करने की जो पद्धति है पुरानी, उसमें बदलाव आना शुरू होता है। अपनी ही दुनिया का बादशाह समझने वाला मैं, किसी भी ईश्वर को, उच्च शक्ति भगवान को नहीं मानने वाला, दूसरे कदम में मैंने कहीं तो भी अपने से पावरफुल ताकत को मानना शुरू किया। वो मेरी मानसिकता में बदलाव का एक प्रयत्न था। जो पहले कदम से बदलाव की प्रक्रिया शुरू हुई कि मैं अपने आप को ही सब कुछ मानता था और मुझे लगता था कि अपन कभी भी शराब बंद कर देंगे, अपने हाथ में है, वो मेरा जब घमंड टूटा, तो दोस्तों कहीं तो भी मेरे से हायर पावर, मेरे से पावरफुल ताकत की जो कंसेप्ट ए ने दी थी, वो मैंने स्वीकार करना शुरू किया। वो मेरी सोच में बदलाव का और एक दूसरा कदम था कि ये दुनिया मैं नहीं चला रहा, सब कुछ मेरे मन के मुताबिक नहीं होगा, और कहीं तो भी मुझसे, मेरे से पावरफुल ताकत को स्वीकार करना पड़ेगा। शराब के मामले में मैं वो चीजें देख चुका था कि मैं अपनी बदौलत शराब से दूर नहीं रह पा रहा हूं, मुझे मदद की आवश्यकता है। और जब मैंने सरेंडर किया, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग और फेलोशिप को पूरी तरीके से समर्पित मैं हो गया, तो दोस्तों चुटकी में मेरी समस्या हल हो गई। लेकिन प्रोग्राम वहां खत्म नहीं हुआ दोस्तों। अहंकार एकदम से जाता नहीं दोस्तों। एक चीज के मामले में अहंकार टूटा, लेकिन और बहुत सारी चीजों के मामले में अहंकार जारी रहता है। और सारे 12 कदम दोस्तों हमारे अहंकार की हवा निकालने वाले कदम है। एक एक कदम पे हमारा घमंड टूटता है दोस्तों। तो वैसा ही जैसे जैसे
हमारे अंदर का घमंड टूटता है, एक एक कदम को प्रैक्टिस करते हुए मेरी मानसिकता में बदलाव आते चले जाता है। और ये जो मानसिकता में हमारे बदलाव आता है, पुराने सोच से मैं जब आजाद होता हूँ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के द्वारा बताई गई नई सोच को मैं स्वीकार करता हूँ, उतना ही दोस्तों मैं अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से सुरक्षित होते चले जाता हूँ। पहले कदम पे दारू के मामले में हार मानी, मेरी शराब बंद हो गई। दूसरे तीसरे कदम पे जब मैं ये बात स्वीकार करता हूँ, ये मेरी सोच में बदलाव आता है कि ये दुनिया मैं नहीं चला रहा, मेरे हिसाब से नहीं होगा, मेरी बदौलत नहीं होगा, जो भी एक मेरी उच्च शक्ति की संकल्पना है उसको जब मैं सरेंडर करता हूँ, उसको जब मैं प्रार्थना करता हूँ, तभी ये चीजें मुझे हासिल होती है। जब मैंने इस पर काम करना शुरू किया तो मैंने देखा दोस्तों कि मुझे बहुत ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। बहुत सिंपल तरीके से दोस्तों मेरी जिंदगी में शराब की दूरी बढ़ते गई और बहुत सारे प्रॉब्लम जिंदगी में होने के बावजूद मैं अपने आप को सोबर रख पाया। ठीक उसी तरीके से चौथे कदम से लेके तो 9वें कदम तक ये जो कदम थे 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्होंने दोस्तों मेरी पूरी मेंटालिटी को चेंज करने का काम किया। चौथे कदम में जब मैंने अपनी छानबीन की तो दोस्तों मुझे मेरे अपने होने का पता चला कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किस किस प्रकार के चरित्र के दोषों से मैं भरा हूँ। अपने आप से मेरी पहचान हुई और उसी की वजह से मुझे पता चला दोस्तों कि मैं अल्कोहलिक क्यों बना, क्या है मेरी असली बीमारी की जड़। उन सारी चीजों को दोस्तों कई तो भी मैंने एक अन्य व्यक्ति के साथ में सामने में जब कबूल किया, डिस्कस किया, तो मेरी बीमारी का, मेरी मानसिकता का असली जो रीजन है वो पता चला। 6वें 7वें कदम में उसको ठीक करने के लिए मुझे काम करना पड़ा। बीमारी तो पता चल गई कि मैं घमंडी इंसान हूँ, मैं कामुक व्यक्ति हूँ, मैं जलनखोर हूँ, मैं खुन्नस पालने वाला गुस्सेबाज इंसान हूँ, पता चल गया। लेकिन बीमारी पता चलने के बाद में अगर उस पर काम नहीं करेंगे तो हम हमेशा खतरे में रहेंगे। तो 6वें 7वें कदम में भगवान की मदद लेके उन सारी कमजोरियों पे मुझे काम करना पड़ा, क्योंकि मैं देख रहा था कि जो लोग इस पर काम नहीं कर रहे हैं वो ए में आने के बाद में कई दिन, कई महीने और कई सालों के बाद में भी फिर शराब पी रहे। कोई इजी मनी के चक्कर में सट्टा, लैटरी, जुआ, 2 नंबर के काम की वजह से दारू पी रहा, कोई अनैतिक संबंधों में फंस के दारू पी रहा है, कोई पल भर के गुस्से और खुन्नस की वजह से दारू पी रहा है, किसी ने कुछ बोल दिया, दिमाग खराब हो गया, चला दारू पीने, कोई घमंड की वजह से दारू पी रहा है, अरे अभी तो इतने साल हो गए, चलो थोड़ी सी लेके देखते हैं, अभी तो सब समझ में आ गया, वन डे एट ए टाइम अल्कोहलिज्म, आज के दिन पी लेते, कल से फिर मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे। या फिर वो घमंड, अरे अभी अपन तो इतने साल हो गए, अभी अपन कंट्रोल ड्रिंकिंग कर सकते, पीकर देखते हैं क्या होता है। तो अनगिनत लोगों को मैंने अपने चरित्र के दोषों पे और स्वभाव की कमजोरियों पे काम नहीं करने की वजह से अपनी पुरानी जो मेंटेलिटी है, पुरानी जो मानसिकता सोच है, उसको नहीं बदलने की वजह से फिर दोबारा शराब की तरफ में जाते हुए देखा। अच्छा, सभी शराब नहीं पिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि जो शराब तो नहीं पी रहे थे, लेकिन इन्हीं चरित्र के दोषों की वजह से, इसी मानसिकता की वजह से दारू से दूर होने के बावजूद उनकी जिंदगी में खुशियां नहीं थी। वही नई प्रकार की परेशानियों में फंसे हुए, वही चेहरे पे 12 बजे हुए, वही हमेशा रोते हुए। भाई दारू से तो दूर है लेकिन रो रहे हैं, खुशी ही नहीं है जिंदगी में, क्योंकि अपने चरित्र के दोषों की वजह से वो फिर नए नए समस्याओं में फंसे हुए दिख रहे थे। तो आखिर मुझे मरता क्या न करता इस पर काम करना ही पड़ा। जब तक मैंने अपने एटीट्यूड को, अपनी पुरानी सोच को नहीं बदला था दोस्तों, मैं खुशी नहीं था। मैं दारू से दूर था, अच्छी सेवा कर रहा था, नाम कमा रहा था, लेकिन अंदर से खुशी नहीं था।
सब कुछ ऊपर ऊपर ही था, दारू से दूर है, बाकी सब चीजें जैसी की वैसी, ड्राई सोबर जिसको बोलते हैं, या टू स्टेपर जिसको बोलते, जिसने पहला कदम ले लिया और बाद में सीधी छलांग 12वें कदम पे लगा दिया। क्या कर रहे हो? तो कैरिंग द मैसेज कर रहे। क्या कर रहे हो? सेवा कर रहे। और बीच के जो कदम है वो छोड़ दिए। तो जब तक मैं अपनी हाउस क्लीनिंग नहीं करूंगा, हाउस क्लीनिंग बोला है चौथे कदम को, घर की सफाई, जब तक मैं अंदर से सारा कचरा साफ नहीं करूंगा, जो विचारों का कचरा, सोच का कचरा अंदर बैठा हुआ है, तो अंदर से हैप्पीनेस आएगा कैसा? और अंदर से हैप्पीनेस नहीं आएगा, मैं अगर दारू बंद करके भी खुश नहीं हूं, तो कब दारू के अड्डे पे दिखूंगा? कोई गारंटी नहीं है। तो जब मैंने 6वें 7वें कदम पे काम किया, तब दोस्तों इन मेरे जो स्वभाव दोषों की तीव्रता जो है वो कम हुई। पूरी नहीं निकली, आज भी नहीं निकली है। स्वभाव दोष जागते रहते हैं, नकारात्मक भावनाएं आज भी हावी होते रहती है। लेकिन इस फेलोशिप की मदद से और 12 कदमों की मदद से जब उन पर मैं काम करते रहता हूँ, 1 डे एट ए टाइम। अभी 10वां महीना चल रहा है, 10वें महीने में सारे स्टेप 10 पे, 10वें कदम पे थॉट्स चल रहे हैं, जो बोलते रोज इन्वेंट्री लेना, रोज अपने आप पे नजर रखना। तो ये कंटिन्यू रखना पड़ता है। जब मैं इन कदमों पे काम किया, तब जाके लोगों का ख्याल आया है, यार लोगों को कैसा सताया हूं मैंने, कैसा रुलाया हूं। ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है, आध्यात्मिक परिवर्तन। कि एक जमाने का स्वार्थी इंसान, अपने ही बारे में सोचने वाला, जब मैंने अपनी गलतियां जानी, कैसे कैसे लोगों को दुखाया, कैसे कैसे लोगों को सताया, तो उनके ख्याल आया कि नहीं यार, अब इनको माफी मांगना चाहिए, अब इनकी भरपाई करना चाहिए, जो 8वां 9वां कदम बताता है हमारा। तो मेरे जैसा एक स्वार्थी इंसान, जो चाहे दुनिया अपने परेशानी में रहे, दुनिया का कुछ भी हो, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैं अपना हित स्वार्थ देखने वाला इंसान, जब मैंने चौथे कदम से लेके तो 7वें कदम तक काम किया, तब जाके मेरे अंदर में ये भावना पैदा हुई कि नहीं यार, मैंने लोगों को दुखाया हूं, मैंने सताया हूं। मेरी मानसिकता बदली कि नहीं, अब मैंने उनसे माफी मांगनी चाहिए, जिन्होंने मेरा गलत किया उनको माफ करना चाहिए। तो जब मैंने ये काम किया तो अंदर से शांत हुआ मैं, नहीं तो मेरे गलत काम आत्मग्लानि से भर रहे थे मुझे। मेरे जो कर्म कांड है वो मुझे चैन से सोने नहीं दे रहे थे। तो जब मैं लोगों की फिक्र करने लगा, चाहे मेरे घर के लोग हो या बाहर के लोग हो, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लोगों से भी रिजेंटमेंट थी मुझे, मैंने सबसे संबंध ठीक किए, जहां जहां गरज पड़ी माफी मांगा, जहां लोगों की गलतियां थी उनको माफ किया। ये मेंटालिटी का बदलाव है दोस्तों। तो जितना मैंने अपनी मानसिकता को बदला, उतना मैंने देखा दोस्तों कि मैं अंदर से थोड़ा सा काम हो रहा हूं, शांत हो रहा हूं, एक पीस ऑफ माइंड बढ़ रहा है। आज किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। आज अंदर गुस्सा आता है मुझे, लेकिन खुन्नस नहीं बनती। कहीं तो भी अहंकार भी जागता है, लेकिन आज उस अहंकार को मैं इस प्रोग्राम की मदद से यानी उस पे कंट्रोल रखने की कोशिश करता हूं। तो ये प्रोग्राम 10वां 11वां और 12वां जो कदम है हमारा, वो कहता है कि डे टू डे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहले कदम से लेके 9वें कदम तक जो भी आपने सीखा है, समझ में आ गया है कि खेल मानसिकता का है, दारू का नहीं है। सिर्फ ड्रिंकिंग हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमारी थिंकिंग हमारा प्रॉब्लम है। और यही जो मेरी थिंकिंग है वो ठीक रहे, जिसको ए में बोला गया है स्पिरिचुअली फिट रहना। मेरे जैसा शराबी जब तक आज के दिन अपने आप को स्पिरिचुअली फिट नहीं रखता, आध्यात्मिक रूप से तंदुरुस्त नहीं रखता, तब तक दोस्तों वो हमेशा खतरे में रहने वाला है। तो स्पिरिचुअली फिट रहने का मतलब क्या है? सभी प्रकार के नकारात्मक विचारों से अपने आप को दूर रखना, चाहे किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार हो।
जो मेरे चरित्र के दोषों से जुड़े हुए, मेरी जो कमजोरियों से जुड़े हुए, सारी जो नकारात्मक सोच है, मेरी विचार है, उनसे आज के दिन अपने आप को बचा कर रखना। जो 10वें कदम, 11वें कदम, 12वें कदम की मदद से आज हम कर सकते हैं। अपने बारे में न सोचते हुए दूसरों के बारे में सोचना। वो दूसरा एक पीड़ित शराबी भी हो सकता है, वो दूसरा मेरे घर के, परिवार के, आस पड़ोस के, मेरी जिंदगी से जुड़े हुए सारे लोग हो सकते हैं। मेरे अंदर में सबके प्रति मैत्री भाव आना चाहिए। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये जो सोब्राइटी है दोस्तों, हमें रिस्पॉन्सिबल बनाती है कि आज मैं दूसरों के बारे में सोचूं। स्वार्थीपन ने और आत्मकेंद्रितता ने मुझे बर्बाद किया है। और उसके ठीक नीचे में लिखा है दोस्तों, बिग बुक चैप्टर 5 में, कि जितनी जल्दी हो सके मेरे जैसे अल्कोहलिक ने अपने आप को स्वार्थीपन से दूर रखना चाहिए। जितना मैं दूसरों के बारे में सोचूंगा, एक ए मेंबर होने के नाते, एक पीड़ित शराबी के बारे में, और एक समाज का नागरिक होने के नाते, एक परिवार का सदस्य होने के नाते, अपने परिवार के बारे में, अपने पास पड़ोस के बारे में, अपने काम धंधे पर के लोगों के बारे में, हर जगह जितना मैं अपनी मानसिकता को, अपनी सोच को राइट रखूंगा, स्पिरिचुअल तरीके से फिट रखूंगा अपने आप को, उतना ही दोस्तों मैं अल्कोहलिज्म से आज के दिन अपने आप को सुरक्षित रख सकता हूँ और इस जिंदगी का आनंद ले सकता हूँ। मेरे लिए आज मायना जो रखता है वो ये है दोस्तों, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत रहे, कितने भी उतार चढ़ाव रहे, हर समस्या में भी मैं जी सकता हूँ, हंस सकता हूँ, आनंद ले सकता हूँ। तो ए का प्रोग्राम यही कहता है कि मैं सिर्फ ड्रिंकिंग को ही प्रॉब्लम न समझूं, अपनी थिंकिंग पे अगर मैं काम करता हूँ, थिंकिंग को बदलने की कोशिश करता हूँ, उस पर हमेशा नजर रखता हूँ, तो मैं एक अच्छी लाइफ जी सकता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद।